ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਟਾਕਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ PGI ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨੇ प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार जी। डॉक्टर साहब, मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक साधारण से गांव का लड़का जो बचपन में अपने पिताजी को खो देते हैं और उनका जैसे जीवन बहुत ही संघर्ष भरा रहा। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगी। आप 7-8 साल के थे जब आपके पिताजी इस दुनिया से चले गए, तो फिर आपने PGI में पढ़ाई की और मुझे लगता है कि अगर आज भी मैं बात करूँ तो PGI में सीट लेना इतना आसान काम नहीं है। बड़ा कंपटीशन होता है और बहुत आपको दृढ़ मेहनत के साथ साथ एक सब्र और संतोख भी रखना पड़ता है कि आप उस कामयाबी को प्राप्त करें। तो बचपन क्या नॉर्मल था? कितना संघर्ष भरा था? और PGI तक का आपका ये सफ़र कैसे रहा? हाँ, पापा के प्रीमेच्योर डेथ के बाद स्ट्रगल तो थी जिंदगी में, लेकिन माँ का जो आंचल होता है, ब्लेसिंग्स होते हैं, वो रास्ते को स्मूथ बना देते हैं। बिल्कुल। और जो भी स्ट्रगल थी, प्रभु की ब्लेसिंग्स, माँ का प्यार हमें स्ट्रगल करने को प्रेरित करता रहा। और उसके कारण जो भी दिक्कत आई, ऐसा होता है ना, पिता का न रहना आकाश फटने के समान होता है। बिल्कुल। ठीक है। और सारे स्ट्रगल को पार करते हुए मैंने MBBS किया टाटा नगर से। अच्छा जी। फिर PGI में उसी समय फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने PGI में इंटर किया और वो भी अच्छे रैंक से। ठीक। और मैंने सर्जरी लिया। ओके। और सर्जरी में हमारी ड्यूटी उस समय में PGI के 250-300 किलोमीटर के अंदर में कोई भी हॉस्पिटल नहीं होता था। अच्छा जी। जम्मू कश्मीर से शुरू होते थे, दिल्ली तक के पेशेंट PGI में आते थे। तो हमने 72 घंटे काम किया, कंटिन्यूस, विदाउट ब्रेक के। और ये एम होता था कि पेशेंट की लाइफ को कैसे बचाया जाए। ठीक है। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल देखा था, तो मुझे लगता था किसी मेंबर का जाना उसके परिवार में कितना सूनापन ला सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो उसके बाद मैंने 1 साल के लिए SGPGI लखनऊ से मैंने किडनी ट्रांसप्लांट एंड यूरोलॉजी में काम किया। फिर PGI में आके MCH किया, फिर FRCS किया इधनबरा से, और मैं फैकल्टी बना। लास्ट 20-22 साल से मैं वहाँ फैकल्टी हूँ PGI में। डॉक्टर साहब, आपका अगर मैं देख पा रही हूँ 33 साल का आपका पूरा मतलब करियर ग्राफ है, तजर्बा है, जिसमें आपने पढ़ाई भी की, रिसर्च भी किया। यूरोलॉजी फील्ड ही आपने क्यों चुनी? मतलब इतने सारे थे, मुझे लगता है उस समय में बड़ा एक यूनिक सा ये नाम है, इसी को आपने क्यों चुना? यूरोलॉजी हमने 6 साल जनरल सर्जरी में काम किया। उसका जो बेस था यूरोलॉजी में काम करने के लिए काफ़ी सपोर्टिव था। ओके। और उसका तजुर्बा जो था हमें काफ़ी हेल्प किया यूरोलॉजी में। और हमने देखा कि औरों के अपेक्षा जो इतने साल जनरल सर्जरी में काम नहीं किए, उसके अपेक्षा यूरोलॉजी हमें केक वॉक की तरह लगा। और मैं उससे दूसरे के अपेक्षा अच्छी तरह से सर्जरी कर पाता था। बेसिक चीज़ जो होती है सर्जरी की, उसकी समझ मुझे बहुत स्ट्रांग थी। तो वो हमेशा हेल्प करता रहा यूरोलॉजी में। और यूरोलॉजी में कंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है। अच्छा जी। और कैंसर की सर्जरी बहुत होती है, जैसे किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर। अच्छा। और इन तीनों कैंसर का सबसे ज़्यादा पेशेंट मैं देखता हूँ इस रीजन में। इवन रोबोटिक सर्जरी, मैक्सिमम रोबोटिक सर्जरी मैं इस रीजन में करता हूँ। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक पहले कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं होता था। अच्छा जी। और ये सारे पेशेंट PGI आते थे। ओके। आजकल तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए हैं, लेकिन पहले इतना लोड होता था PGI पे, तो हमें
जहाँ 5 सर्जरी करनी होती थी वहाँ हम 10 पेशेंट को सर्जरी करके घर भेजते थे। तो ये फील्ड है वो चैलेंजिंग फील्ड है। किसी की किडनी बचाना, किसी की किडनी से कैंसर निकालना, किसी के प्रोस्टेट का कैंसर निकालना, या प्रोस्टेट के कैंसर फैली हुई है उसका इलाज करना, ब्लैडर के कैंसर का इलाज करना, ब्लैडर के कैंसर को निकालना, ये और रोबोटिक सर्जरी और दूरबीन की सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी। अच्छा जी। इवन मेल सेक्स की प्रॉब्लम जो कि घर को तोड़ देती है, डाइवोर्स का एक बड़ा वजह होता जा रहा है, उसका इलाज पेनाइल इम्प्लांट का करना, ये सारे फील्ड जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जिनकी किडनी फेल हो गई है, उनका किडनी ट्रांसप्लांट करना, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाती है। कोई पेशेंट डायलिसिस पे है तो डायलिसिस पेनफुल प्रोसीड्योर है, हफ्ते में 3 बार जाके डायलिसिस करना, नीडल लगती है, ब्लड मशीन में जाती है, फिर वापस बॉडी में जाती है फिल्टर करके, तो ये पेनफुल प्रोसीड्योर है। दी किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाती है, वो नॉर्मल खाना खा सकते हैं, नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ कैडेवर की बहुत कमी है। को किन्हीं का ब्रेन डेड हो गया तो वो अपना ऑर्गन डोनेट नहीं करते हैं, लेकिन किन्हीं का एक्सीडेंट के कारण या किसी वजह से ब्रेन डेड हो गया तो वो बॉडी को जीवित रखने का कोई मतलब नहीं होता है। बिल्कुल। तो ऐसे लोग यदि ब्रेन किडनी डोनेट करते हैं तो जो किडनी फेल्योर में है, डायलिसिस पे है, उसकी नई जिंदगी मिल सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे आप डायलिसिस की बात कर रहे हो, मैंने ये चीज़ आम देखी है कि मतलब अगर किसी को डायलिसिस होने लग जाए, जो उसकी किडनी में कोई दिक्कत है, रूटीन में पहले होता है कि महीने बाद होते हैं, फिर महीने में जैसे आप बता रहे हो 2-2 3-3 बार भी, बट डायलिसिस में मतलब क्या है कि कोई पेशेंट बच जाए? क्योंकि पब्लिक में एक मिथ भी है, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि अगर किसी भी इंसान का डायलिसिस होने लग जाए, जब वो डायलिसिस का पेशेंट बन जाता है, तो उसका बच पाना, या एक लंबे जीवन को जी पाना बहुत मुश्किल होता है। ये एक मिथ है कि ये सच है? ये डॉक्टर साहब, ये सच नहीं है। एक्चुअली डायलिसिस के जो पेशेंट होते हैं, हाँ जी, वो बहुत सीरियस होते हैं। तो किन्हीं की जिंदगी चली जाती है यदि डायलिसिस के दौरान, तो वो बीमारी के कारण जाती है, न कि डायलिसिस की वजह से। और डायलिसिस किसी का एक्यूट डिजीज है, अचानक किडनी ब्लॉक हो गई, यूरिन आना बंद हो गया, तो उसकी डायलिसिस यदि हो जाती है और स्टोन निकल जाती है, वो नॉर्मल हो जाता है। किसी को प्रोस्टेट कैंसर के कारण रुकावट हो रही है और किडनी ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, तो इसको इमीडिएट डायलिसिस देके कंडीशन स्टेबलाइज करके यदि रुकावट को दूर कर ले तो उसकी जिंदगी बच जाती है, वो विदाउट डायलिसिस की काम चल सकती है। कभी कभी अचानक बहुत डायरिया हो गया तो किडनी में ब्लड फ्लो कम हो जाती है डिहाइड्रेशन की वजह से, फिर फ्लूइड वगैरह देने के बाद कंडीशन इम्प्रूव होती है तो नॉर्मल हो सकता है। लेकिन कुछ बीमारी बहुत दिनों से चलती आ रही है, किडनी में बीमारी चलती आ रही है, धीरे धीरे उसका फंक्शन कम होता चला गया है, क्योंकि 60, 70, 80% तक किडनी खत्म होने के बाद ही सिम्टम्स आते हैं। तो जब तक सिम्टम्स आते हैं तब तक किडनी खत्म हो जाती है, ठीक है, तब डायलिसिस करना शुरू होता है। तो डायलिसिस खत्म नहीं कर सकते हैं, या तो किडनी ट्रांसप्लांट करें या डायलिसिस पे रहे जब किडनी खत्म हो जाती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है डायलिसिस शुरू होने के कारण उनकी प्रॉब्लम होती है। यानी पहले ही डैमेज इतना हो चुका होता है कि हमें डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे हर बीमारी के कुछ ना कुछ शरीर में हमारे लक्षण होते हैं, जैसे हमें कोई ऐसे सिम्टम बॉडी देती है कि हमारी किडनी ठीक से नहीं चल रही। जैसे मैं एक बात आपके साथ शेयर भी करना चाहूँ, मेरे दर्शकों के साथ भी, हम देखते हैं कि आजकल बड़ी वीडियोस ना ऐसे फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब पे सर्कुलेट होती रहती हैं कि अगर आपकी किडनी फेल होती है, आपको ये सिम्टम आने लग जाता है, आपको खारिश होने लग जाएगी, आपको क्या ये वाकई बॉडी में कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं डॉक्टर साहब, जिससे हमें पता लगे कि हमारी किडनी में कोई खराबी हो रही है, या किडनी ठीक, ताकि हम डायलिसिस वाली स्टेज पर पहुंचने से पहले ही अपनी किडनी को बचा पाए? देखिए, बहुत सारे वीडियो जो आ रहे हैं वो सही इंफॉर्मेशन नहीं देते। बिल्कुल।
कहते हैं कि हम बिना डायलिसिस का पेशेंट को ठीक कर देंगे। हाँ, ये भी बहुत ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल। बहुत सारे वीडियो आ रहे हाँ हैं। हाँ हाँ। इसी चक्कर में बहुत लोगों की जान जा रही है। ठीक है, तो वीडियो वही देखे, जिनकी वीडियो देखे तो उनके बारे में पता करे कि ये वीडियो जो आ रही है, जो ये वीडियो बनाया है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, बिल्कुल। वो डॉक्टर कहाँ से पास किया है, उसकी डिग्री कहाँ क्या है, बिल्कुल। ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि लाखों करोड़ों के मात्रा में वीडियो यूट्यूब पे आ रहे हैं। तो मेन इम्पोर्टेंस है कि वो डॉक्टर की ऑथेंटिसिटी क्या है। दूसरी बात ये है कि जो बीमारी है, जैसे किसी को लंबे समय से डायबिटीज है, तो उससे यूरिन की प्रोटीन भी देखते रहनी चाहिए। अच्छा। डायबिटीज को कंट्रोल करके रखनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज शुरू होने के बाद 10 साल के बाद किडनी इफेक्ट हो ही जाती है। ओके। जितनी स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखेंगे डायबिटीज, चांस उतना ही किडनी फेलियर को डिले कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को जितना कंट्रोल में रखेंगे, ब्लड प्रेशर के कारण किडनी फेलियर को उतना ही डिले कर सकते हैं। कुछ सिम्टम्स जो पहचानने वाली है, यदि आपकी ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बिल्कुल, पैरों में बहुत ज्यादा सूजन आ रही है, अच्छा, रेस्ट करने के बाद भी सूजन नहीं जा रही है, यूरिन का टेस्ट कराएं, यूरिन में प्रोटीन भी देखें कि यूरिन में कोई प्रोटीन तो नहीं आ रही है। एक आरएफटी टेस्ट होता है, उसमें यूरिया क्रिएटिनिन देखते हैं। अच्छा जी। वो देखना चाहिए, उस नॉर्मल रेंज 1 के आसपास होता है। यदि भूख लगना कम होता है, नौजिया, उल्टी की मन करती है, ये भी एक सिम्टम्स हो सकते हैं किडनी फेलियर के। तो जिनकी ब्लड प्रेशर बढ़ रही है, जिनके पैरों में सूजन आ रही है, चक्कर आ रही है, हेडेक हो रही है, भूख लगना कम हो रहा है, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, खाना देखने से ही उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, इसका मतलब कि उसकी किडनी में गड़बड़ है। ठीक है, तो ऐसे लोग को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। इवन सांस की दिक्कत होने लगती है चलने के बाद, ये भी किडनी फेलियर का एक लक्षण हो सकता है। क्योंकि बॉडी से जो फ्लूइड होती है, जो साल्ट होती है, वो किडनी निकाल नहीं पाती है, तो बॉडी में फ्लूइड का लोड बढ़ता है और फेफड़े में जाती है, फ्लूइड जमा होती है, जिसके कारण सांस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स ध्यान में रखने चाहिए। लेकिन कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं और टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि किडनी फेलियर है। क्योंकि ये यूजुअली यंग लोगों में ऐसा होता है, क्योंकि वो थोड़े बहुत दिक्कत को बड़े आसानी से टॉलरेट कर लेते हैं। ओल्ड लोग थोड़ी दिक्कत होगी तो परेशान हो जाएंगे। इसलिए किसी को भी इस तरह की दिक्कत हो, थोड़ा सा शक भी हो, तो टेस्ट करा लेना चाहिए। टेस्ट करने में कुछ नहीं जाता है, ताकि बीमारी को हम डिटेक्ट कर लें और उसका वैसे ही इलाज करा लें। डॉक्टर साहब, आपने प्रोस्टेट कैंसर के बारे में भी बात की और आपने सर्जरीज भी की हैं। ये क्या है, मतलब ये किस तरह डेवलप होता है? क्या प्रोस्टेट कैंसर, मतलब कैंसर शब्द ही ऐसा हम सुनते हैं कि बहुत मुश्किल होता है किसी भी पेशेंट के लिए इससे जूझना, क्योंकि कैंसर सिर्फ आपके शरीर को नहीं, आपकी मानसिकता पर भी इसका और पूरे परिवार पर इस चीज़ का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो प्रोस्टेट कैंसर में आपकी इतनी रिसर्च रही, आपने सर्जरीज भी की है, उसके बारे में आप प्लीज हमारे दर्शकों से जरूर शेयर कीजिए। प्रोस्टेट एक ग्लैंड जो पुरुषों में होता है, हाँ जी, ये उम्र के साथ बढ़ता चला जाता है और 50 साल के बाद उसमें 10 में से एक पुरुष को प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। ओके। हाँ, तो इसलिए पेशाब की कोई भी दिक्कत होने पे दवा खाने से पहले पीएसए टेस्ट जरूर कराना चाहिए और किसी यूरोलॉजिस्ट से जरूर दिखानी चाहिए। क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर यदि अर्ली है तो 100% क्योर हो सकती है। अर्ली प्रोस्टेट कैंसर 100% केसेज में क्योर हो सकती है, और यदि ये प्रोस्टेट कैंसर फैली हुई है तो लंबे समय तक दवा खानी ही पड़ती है। जब तक जिंदगी है तब तक मेडिसिन खानी पड़ती है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड में जो कैंसर होती है, ये धीरे धीरे लिम्फ नोड में जाती है, जो ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में, उसमें जाती है, बोन में जाती है, लीवर में जा सकती है, किडनी को ब्लॉक कर सकती है, किडनी फेलियर भी करवा सकती है,
पेशाब में ब्लड भी ला सकती है। एक्सट्रीम अगर ये ज्यादा हाँ, चली जाए। हाँ। इसका एक साधारण टेस्ट होता है PSA, ओके। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, अच्छा जी। ब्लड का टेस्ट है। इसे कराने से पता चल जाता है PSA नॉर्मल है या बढ़ी हुई है। और यदि बढ़ी हुई है और अल्ट्रासाउंड पे करवा के ये देखते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी बढ़ी हुई है। फिर यदि PSA बढ़ी हुई है तो प्रोस्टेट बायोप्सी की जरूरत पड़ती है, जिससे कि कैंसर को कंफर्म करते हैं। और एक स्पेशल पेट स्कैन होती है PSMA पेट, वो करा के देखते हैं कि ये कैंसर कहीं फैली तो नहीं हुई है। यदि प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट के अंदर ही है तो रोबोटिक सर्जरी करके इसे निकाल के बाहर कर देते हैं। उससे डॉक्टर साहब मतलब पेशेंट का सर्वाइवल अच्छा होता है? नॉर्मल सर्वाइवल होता है। ओके, ठीक है। स्टेज 1 और 2 में प्रोस्टेट कैंसर में 98% पेशेंट नॉर्मल बिल्कुल क्योर हो जाते हैं। बिल्कुल। 3 और 4 में क्योर की संभावना कम होती जाती है और लाइफ लॉन्ग दवा की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, आपने इतने मतलब 33 साल का अगर मैं बात करूँ, मतलब छोटा कम तजर्बा नहीं होता है, आप अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मतलब कोई ऐसे, जैसे लोगों के मन में ना बड़ा एक डर पैदा हुआ है किडनी को लेकर कि मतलब किडनी फेल हो गई तो इंसान की जीवन ही समाप्त हो गया, जब हम जी नहीं सकते, अगर हम जिएंगे तो सिर्फ डायलिसिस पे ही जिएंगे। तो आपका इतना कोई ऐसे, आपका कोई पेशेंट आपके साथ आए हो जहाँ कभी आपने उनको ट्रीट किया हो जो अब तक भी एक हेल्दी जीवन को जी रहे हैं? आप ऐसा तजर्बा हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर बांटिए। देखिए, बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं जो डायलिसिस पे होते हैं कि ये तो आज का समय भी नहीं निकाल पाएगा। ऐसे ऐसे पेशेंट हमने देखे हैं। लेकिन डायलिसिस करके स्टेबलाइज करके उसकी किडनी ट्रांसप्लांट हो गई और 10-15 सालों से जीवित है। इवन कैंसर के पेशेंट, प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट हमने देखा, एक 7-8 साल पहले प्रोस्टेट कैंसर का पेशेंट आया। अच्छा जी। उसकी PSA 10,000 थी। अच्छा। जो कि 0 to 4 नॉर्मल PSA होती है। 10,000 PSA का कैंसर वाला पेशेंट रेयरली होता है और उसके बाद भी रेयरली कुछ साल निकाल पाता है, 1 से 2 साल रेयरली निकाल पाता है। लेकिन वो पेशेंट 7 साल से जीवित है। ये भी एक चमत्कार की तरह ही है। तो हमने बड़ा एग्रेसिव ट्रीटमेंट दिया। ठीक है, जैसे कि आप किसी को अटैक करते हो तो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सब, तो मैंने बड़ा एग्रेसिव उसको ट्रीट किया और ऊपर वाले की कृपा से वो 7 साल हो गए, जो कि 7 साल फैले हुए प्रोस्टेट कैंसर में कम लोग जीवित होते हैं, लेकिन वो बंदा आज भी जीवित है। डॉक्टर साहब, यही मैं आपसे बात समझने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे आपके पास वो पेशेंट आया तो PGI में ये हम कल्चर भी देखते हैं कि रिसर्च का बड़ा कल्चर है कि हर पेशेंट को एज ए रिसर्चर, मतलब रिसर्च की मतलब उस निगाह से हम देखते हैं कि ये इस पे हमें रिसर्च करनी है। तो ये कहीं ना कहीं PGI का कल्चर ही ऐसा है कि जहाँ कुछ इस धरती पे ही, क्योंकि हमारा ना एक पब्लिक डोमेन में भी ये बात है, मतलब बिल्कुल जो आदमी कहते हैं कि 2 घंटे नहीं बचेगा, हम कहते हैं PGI ले जाओ ठीक हो जाएगा। और मैंने भी देखा है ये कि लोग जो बिल्कुल ऐसे थे कि अब 1 घंटे अभी नहीं जीवित रह पाएंगे, PGI गए, वो ट्रीट होके आ गए। क्या मतलब क्या आपको लगता है कि इस धरती को, PGI को पर्टिकुलरली कोई वरदान है कि डॉक्टर्स में ही इतना मतलब वो है कि सहनशीलता कह लो, या रिसर्च बेस्ड है? इसका आपका मतलब क्या विचार है इस पे आपके? एक्चुअली PGI में इतने पेशेंट आते हैं ना कि इवन जो जूनियर डॉक्टर भी होते हैं वो अच्छे एक्सपीरियंस हो जाते हैं। जिन्होंने 4 साल 5 साल भी PGI में लगाया ना, वो काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाते हैं। तो पेशेंट को हैंडल करना, यदि पेशेंट वक्त रहते हुए पहुंच गया, ठीक है, यदि सारी चीज खत्म हो गई, करने को कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। एक टाइम होता है कि एक टाइम फ्रेम में आना होता है, बिल्कुल गोल्डन पीरियड में आना होता है। यदि उस टाइम पीरियड में आ गए, ठीक है, और उसका इलाज हो गया तो बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, अभी रिसेंटली एक
कैंसर का पेशेंट आया था, किडनी के कैंसर का, उसकी कैंसर दिल के नली में चली गई थी। अच्छा। और बाहर ऑपरेट हुआ था कहीं पे, और उन्होंने एब्डोमेन खोला और 10 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया। माय गॉड। अच्छा। और ये ट्यूमर नहीं निकला, बंद करके भेज दिया गया। वो पेशेंट को सारा कुछ स्टेबलाइज करके सब कुछ करने के बाद वो किडनी और दिल के नली में जो ट्यूमर था हमने निकाल दिया और पेशेंट ठीक है। ठीक है, तो ये है क्या कि लेकिन साथ ही साथ छोटे मोटे चीज के लिए पीजीआई पे जो लोड बढ़ रहे हैं वो पीजीआई को हार्म भी कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है, तो छोटे मोटे चीज के लिए, कैंसर के लिए पीजीआई ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम के लिए पीजीआई ठीक है, लेकिन खांसी सर्दी जुकाम के लिए पहुंचना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। हाँ, वही ना डॉक्टर साहब, जैसे हम कहते थे फेथ बिल्ड हो चुका है लोगों में कि छोटी सी भी बात हो हम शुरू से चलो पीजीआई चले जाएंगे ताकि हमारी बीमारी ज्यादा बड़ी ना हो। प्रोफेसर, मैं आपसे एक और सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। जो हमारे युवा हैं आजकल, जैसे कि हम देखते हैं कि नेट का बड़ा एक्सपोजर हो चुका है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब है। पोर्नोग्राफी से अगर मैं देखूं तो काफ़ी ज़्यादा उनकी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट हो रहा है और वो चीज़ें अवेलेबल भी बहुत ईजिली हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए प्लीज़। देखिए, युवा जो दिमाग होते हैं ना, बड़ा इंक्विजिटिव होते हैं। ठीक है, और हमारे समाज में सेक्स को जिस तरह ढक के रखा गया है ना, तो जिस चीज को आप जितना छिपाओगे उसके बारे में उत्सुकता बढ़ेगी। ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज है, ये एक पवित्र चीज है। सेक्स उतना ही पवित्र है जितना आप खाना खाते हैं, और एक नेसेसिटी भी है जितना खाने की नेसेसिटी है। तो इसके बारे में लोग को एडिक्वेट ऑप्टिमम एक्सपोजर, ये नहीं कि वेस्टर्नाइज कर ले आप सोसाइटी को, लेकिन ऑप्टिमम एक्सपोजर होना चाहिए कि सेक्स क्या है, ठीक है, कब करनी चाहिए, इसके हार्मफुल, इसको ज़्यादा एक्सेसिव करने से क्या हार्म होते हैं। जैसे कि पोर्नोग्राफी आजकल इतना रैम्पेंट हो चुका है और उसमें गलत चीज़ दिखाते हैं। इवन यूट्यूब पे ऐसे अच्छी चीज़ देते हैं कि आप ये यूज करो, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेके वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। और उनके दिमाग में जो केमिकल्स होते हैं, डोपामिन रिलीज होते हैं। जब आप देखते हैं कोई भी स्टिमुलस आती है, सेक्स रिलेटेड स्टिमुलस आप देखते हैं, तो ब्रेन में डोपामिन बढ़ते हैं। और डोपामिन इतना ज़्यादा बढ़ गया तो जब उनकी शादी होती है, जब नॉर्मल वाइफ मिलती है, तो केमिकल्स का लेवल उतना पहुंच ही नहीं पाता है। तो सेक्स रिलेटेड इशू में बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्सेस मास्टरबेशन करने से उनमें मन में हीन भावना जागृत हो जाती है, डिप्रेशन शुरू हो जाती है। बिल्कुल। इवन एक्सेसिव मास्टरबेशन करने से जो मसल होते हैं, जो पेनिस के जो मसल्स होते हैं, वो भी फेल्योर हो जाते हैं। तो नॉर्मल इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल सेक्स की प्रॉब्लम होती है। और जब उनकी शादी होती है तो परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, तो गेट इनटू डिप्रेशन, कपल में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और आजकल की लड़कियां भी है, वो भी चाहे ये नहीं सोचेगी कि हम उनको कोऑपरेट करें, किसी यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। वो भी लड़के जो है वो किसी नीम हकीम के पास पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। और सेक्स लाइफ के साथ साथ फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत सारे मेडिसिन है जिससे इसका इलाज संभव है। किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। और फाइनली यदि फैमिली टूटने से बचाने के लिए फाइनल है कि पेनाइल इम्प्लांट के द्वारा नॉर्मल सेक्स लाइफ जी सकते हैं। हाँ, यानी वही बात ना डॉक्टर साहब, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी, सिर्फ एक अवेयरनेस नहीं है लोगों में। डॉक्टर साहब, जाते जाते जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आप कोई संदेश उनको लगाना चाहोगे ताकि वो एक मतलब जो उनके, जैसे आपने काफ़ी सारे हमारे मिथ्स जो थे उनको भी क्लियर किया, जो सोसाइटी में एक जो कहते हैं कि वो चल रहा है, जैसे नीम हकीम के बारे में भी आपने बात किया। मुझे भी लगता है कि इतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हो जाती है, किसी की किडनी फेलियर है, डायलिसिस के साथ हमारे पास आ जाइए, और वो सारी बातें हमने आपके साथ शेयर भी की। कोई संदेश जो हमारे दर्शकों को आप लगाना चाहो? नहीं, आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मीडिया का ज़माना है। उन्हें वाइजली डिसाइड करना चाहिए कौन सा इंफॉर्मेशन सही है। बिल्कुल। ठीक है,
और ये देखना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो सस्ती तो नहीं है, इजीली अवेलेबल तो हाँ, नहीं है। कुछ हल्के फुल्के जो एडवर्टीजमेंट आते हैं ना वो सबसे पहले देखते हैं लोग। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एक वीडियो देख के कोई डिसीजन ना करें, आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जरूर जाएं, उस वीडियो के अनुसार आप ट्रीटमेंट ना शुरू करें, अवेयर रहें, स्टडी करें, इंफॉर्मेशन ले, लेकिन अपना ब्रेन यूज करें और किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके अपना प्रॉब्लम डिस्कस करें। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर संतोष कुमार जी, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। जिਵੇਂ कि प्रोफैसर डॉक्टर संतोष कुमार जी कह रहे हैं कि कोई भी सानू बीमारी है ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋ ਜੋ। ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।